हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? एकदम ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, हमने 2 लेक्चर हम कर चुके हैं इसके, और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। एनसीईआरटी ख़त्म कर रहे थे हम, और हम क्वेश्चन 6 तक पहुंच चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 7 से आज बात करेंगे, और 7 के बाद जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हैं सबको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं आज ये वाली वीडियो में, या फिर एक वीडियो और आएगी अपनी। देखते हैं, अगर ये वाली वीडियो में ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखना। आप बुक लेके बैठे, हम वहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहे, थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, वीडियो लेंदी होगी, तो इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन पढ़ें, आप बुक लेके बैठे। क्वेश्चन क्या है एक बारी लिख देते हैं हम। क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो, हमारे पास एक टावर है, ये लो भाई, हमने एक टावर बनाया ए बी हमारे पास एक टावर है। और क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो, ये एक टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन जाएगा ऐसा कुछ। यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दैट पी। तो हमने एक पॉइंट लिया पी ग्राउंड पे, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल बन जाएगा, और एक ट्रायंगल भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसको ज्वाइन करा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट लिया P, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 20 मीटर की हमारे पास एक बिल्डिंग है। ये वाली बिल्डिंग जो हमने ए बी माना है, ये बिल्डिंग 20 मीटर की है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये लो भाई, एक टावर लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, और टावर का अब टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाले पॉइंट से गिवन है। यहाँ से वो देखेगा भाई, कोई भी यहाँ खड़ा होगा, या फिर ये वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर की तरफ ही तो बनेगा। अब ऊपर की तरफ उसने 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं, एक तो टावर के बॉटम का और एक टावर के टॉप का। देखो, टावर का बॉटम का मतलब है ये जो बिल्डिंग है इसका टॉप पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ का एंगल गिवन है आपको, और यहाँ से यहाँ का एंगल भी आपको गिवन है। कितना गिवन है वो लिख लेते हैं। बोला है कि 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हालांकि वो बता के रखेगा कि बॉटम एंड टॉप का कितना है। बॉटम का आपका गिवन है भैया 45 एंड टॉप का 60। वैसे तो दिमाग लगा के खुद निकाल लेंगे ना, टॉप का तो ज़्यादा ही होगा एंगल। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा ना टॉप का, ये वाला कितना है 60 डिग्री, और जो बॉटम है वो कम होगा 45 डिग्री, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, और ये 60 डिग्री, ये पूरा है भाई 60 बोले तो ये कंप्लीट, 45 बोले तो ये वाला। ठीक है, अब आपको उसने बोला है कि कैलकुलेट कीजिए हाइट ऑफ द टावर। ये हमारी हाइट h मान लेते हैं टावर का, ये वाले पॉइंट को मान लेते हैं z। ठीक है, अभी थोड़ा सा लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 थे, थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर बी द हाइट, बी द लेट क्या करना है, इसको तो सीधा भी लिख सकते हैं। लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट, आप अपनी लैंग्वेज खुद भी बना सकते हैं भाई, ऑफ हाइट 20 मीटर, जेड ए is the tower at the top of building। बिल्डिंग के टॉप पर एक अपना टावर है जिसका नाम हमने रखा है जेड। P be the point on the ground, P be the point on the ground from which angle of elevation is 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। देखो, अगर आप एग्जाम में ये लिख के आएंगे ना, ए बी
हमारी बिल्डिंग है सर, ठीक है जी। ZA सर ये हमारा टावर है। तो वो खुद समझ जाएगा कि क्या कहने चाह रहे हो आप लोग। इतना भी लिख के आओगे तो उतना भी ठीक है, बस फिगर ज़रूर बना के आना। अगर फिगर बना के रखी है आपने और आप इतना लिख के आ रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ये वाली लैंग्वेज भी मत लिखना, चल जाएगा। आपको ये कैलकुलेट करना है कि टावर जो है, टावर की हाइट कितनी है। तो बड़ा सिंपल है, ये वाला ध्यान से देखो, PAB, जो आपको PAB ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसको देखते ही समझ में आता है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। कैसे भैया, ये तो 90 डिग्री है, टावर तो 90 डिग्री पे ही होगा ना। अरे जब टावर एकदम दिखाई देता है वो 90 डिग्री का तो एंगल बनाता है सीधा ज़मीन के साथ। ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो भी समझ में नहीं आता तो इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में ध्यान से देखो, APB ट्रायंगल में हम tan यूज़ कर सकते हैं। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर हमारा है सर 20 डिवाइडेड बाई सर बेस हमें पता नहीं, वो है PB। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई PB। तो भैया यहाँ से PB हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, PB की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। सिंपल है ना। तो वैसे भी देखो आइसोस्केल ट्रायंगल बन रहा था, ये 45 ये 45, दो एंगल बराबर हैं तो उनके सामने वाली साइड भी बराबर होगा। ये 20 तो ये भी कितना होगा, 20। देखो ये अपना निकल गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना है तो पूरा ट्रायंगल ले लो, दो ही तो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का यूज़ कर लो। tan 60 डिग्री कौन से वाले ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं, एक बार लिख देना आप। इन ट्रायंगल ZPB, इन ट्रायंगल ZPB tan 60 डिग्री, ये पूरा एंगल है भाई 60। tan 60 बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर बताओ सर, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा। ZB यही तो परपेंडिकुलर होगा। देखो ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा परपेंडिकुलर होगा ZB, और ZB का मतलब है H+20। तो भैया ये हो गया H+20 डिवाइडेड बाई बेस। बेस PB अभी निकाला है 20। tan 60 की वैल्यू सर √3 होती है, इज इक्वल टू H+20 डिवाइडेड बाई 20। आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई, नीचे से एक बार चेक करना पड़ेगा। हाँ दिखाई दे रहा है, चलो तो वैल्यू निकाल लेंगे। देखो H+20 बाई 20 आ गया। मेरे को ये रफ करना पड़ेगा भैया, वरना स्पेस ही नहीं बचा। √3 बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो, √3 इज इक्वल टू, देखो या तो 20 को यहाँ पे लेके चले जाओ, तो इधर ही लेके जाते हैं चलो। तो ये बन जाएगा 20√3 इज इक्वल टू H+20। 20 को इधर लेके आओ, 20√3 माइनस 20 बराबर H। 20 कॉमन लो तो √3 माइनस 1 बराबर H। यही तो अपने को कैलकुलेट करना था। H बोले तो हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग के ऊपर जो टावर है उसका मतलब उसकी हाइट कितनी है, H, और H हमने कितना कैलकुलेट किया है, 20√3 माइनस 1। यही हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता है, तो हमने टावर की हाइट को H माना है। बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर गिवन है। ग्राउंड लेवल पे कोई एक पॉइंट है, जिस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर 45 एंड 60। तो दो ट्रायंगल का यूज़ किया, एक तो नीचे वाले ट्रायंगल का और एक ऊपर वाले ट्रायंगल का। दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हमने H निकालने की कोशिश की। सबसे पहले हमने क्या किया, छोटे वाले ट्रायंगल में ये बेस निकाला। जैसे ही बेस आया तो कंप्लीट ट्रायंगल में बेस का यूज़ करते हुए ये परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश की, जिसमें हमें 20 गिवन था तो बचा ये इजीली निकल गया। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन का फिगर। और 8th क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 8th क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल बोले तो देखो एक स्टैचू होता है, स्टैचू जिसके ऊपर खड़ा रहता है उसको बोलते हैं पेडिस्टल, ऐसा मान लीजिए ना। ये हमारे पास एक पेडिस्टल था, हमने उसको AB माना। AB एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसका हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास एक पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसका हाइट 1.6 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, वहाँ से वो वाले पॉइंट से, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वो वाले पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप का और
स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। सबसे पहले उसने दिया है पेडिस्टल के टॉप का, और उसके बाद बोला है उसने जो अपना स्टैचू है उसके टॉप का, है ना। ऐसे ही है कि एक बार मैं देख लेता हूँ। बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले उसने स्टैचू का दिया है, जो आपका स्टैचू पेडिस्टल के ऊपर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ऊपर वाला एंगल ये बड़ा है, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप का, सॉरी बिल्डिंग कह रहा हूँ, पेडिस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। देखो फिगर ऐसी है ना जैसे पीछे बनी थी, सेम फिगर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो 1.6 मीटर दिया है ऊपर वाली हाइट ये गिवन है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करनी थी। ये जो आपको पेडिस्टल नज़र आ रहा है इसका कैलकुलेट करना है आपको हाइट। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये बिल्डिंग था और बिल्डिंग का हाइट आपको गिवन था, है ना। तो हमने वही लिखा, ए भी हमारा कोई पेडिस्टल है, ओ ए पेडिस्टल के ऊपर ए ओ या फिर ओ ए बोल लीजिए, एक हमारा स्टैचू है जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। आपको कैलकुलेट करना है ए बी, बड़ा सिंपल है। ये 45 डिग्री, ये 90 होगा, ये भी 45, तो सर ये बन गया आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये ए बी और ये जेड बी दोनों इक्वल होंगे, तो ए बी जितना उतना ही जेड बी। फिर भी हम एक बार यूज़ कर लेते हैं अपना tan इन ट्रायंगल ए बी जेड। ए बी जेड ट्रायंगल में ध्यान से देखो, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा ए बी, चलो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस बी जेड। tan 45 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस बी जेड इधर लेके जाओ, बी जेड इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू बी जेड के इक्वल आ गई। अब ये जो बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इन ट्रायंगल ओ बी जेड ट्रायंगल उठाओ, देखो दो ट्रायंगल बनने हैं, दोनों ट्रायंगल का यूज़ करना है, जो वैल्यू आपको चाहिए खुद आ जाएगी। ओ बी जी कह रहे हैं, ओ बी जेड ट्रायंगल में tan 60 डिग्री लगाओ, tan 60 डिग्री, ओ बी जेड ट्रायंगल में tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर, ओ बी हमारा परपेंडिकुलर है, बेस हमारा जेड बी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो tan 60 की वैल्यू सर हो गई √3 इज इक्वल टू ओ बी दिखाई दे रहा है ना, ओ बी को लिख सकते हैं 1.6 प्लस ए बी, सही बात है। ओ बी बोले तो 1.6 प्लस ए बी डिवाइडेड बाय जेड बी की वैल्यू सर ए बी के इक्वल ही है, ध्यान से देख, जेड बी बराबर ए बी है ना, तो ये वाला जो जेड बी है और ये ए बी दोनों बराबर है, तो यहाँ पे जो जेड बी लिखा है हम ए बी लिख सकते हैं। अब वही अपना तरीका, जेड बी को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा √3, जेड बी बोल रहा हूँ ए बी, √3 ए बी इज इक्वल टू 1.6 प्लस ए बी को इधर लेके आओ, √3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1.6, यहाँ से ए बी कॉमन लो, बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी भैया 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सोल्व करेंगे सर? रेशनलाइज कर लो बस। देखो आंसर तो आ गया, अब इसको थोड़ा ढंग से लिखने का एक बार तरीका आप सीख लीजिए। यहाँ तक समझ में आया क्या आपके? फिर मैं आपका आंसर थोड़ा सा और आगे तक लेके चलते हैं इसको। पहले समझ लो हमें करना क्या था एक बारी और। हमारे पास एक पेडिस्टल था, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल एंड द टॉप ऑफ द स्टैचू इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब आगे देखो हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल लिया और एक बड़े वाला ट्रायंगल लिया। दोनों ट्रायंगल में tan का यूज़ किया। एक बारी बेस कैलकुलेट किया, देखा कि भाई बेस अपना जो है ए बी के इक्वल है। जो पेडिस्टल है उसकी हाइट जो है और जो बेस है दोनों की हाइट इक्वल है। उसका यूज़ किया हमने इन ट्रायंगल ओ जेड बी में। ओ जेड बी ट्रायंगल में अगेन tan का यूज़ किया। tan 60 इक्वल टू √3 प्लस ओ बी बोले तो ओ ए प्लस ए बी, उसका वैल्यू रखा। वहाँ से हमने ए बी कैलकुलेट किया और ए बी हमारा पेडिस्टल का हाइट है। अब ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखना। ये वाला पार्ट रफ करता हूँ भाई मैं। लिखा है भाई ए बी इज इक्वल टू
1.6 √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अरे वही कर रहे हैं ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। 9th क्लास। सर क्या बात कर दी आपने, 9th क्लास नहीं सर, मत याद दिलाओ। 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई a - b a + b a² - b²। अरे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऐसे ही तो करते थे। √3 - 1 नीचे है तो √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2 और 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल करो 0.8, तो आ गया 0.8 √3 + 1। ये आपकी हाइट आ गई भैया ए बी, ये अपना आ गया ए बी बोले हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बस बच्चों यही करना था, बड़ा ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ के बाद। ठीक है, जल्दी आप नोट कीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9th का फिगर, और 9th क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कई बार ये वाला क्वेश्चन का फिगर बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए आपको, क्योंकि ये वाली क्वेश्चन में आपको एक तो बिल्डिंग दिया गया है और एक दिया गया है टावर, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सर टावर को बड़ा करना है फिर बिल्डिंग को अभी तो बिल्डिंग टावर से भी बड़ी बड़ी जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। लेकिन आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हमने ए बी एक बिल्डिंग माना है, ए बी एक बिल्डिंग माना है, पी क्यू एक टावर माना है। अब ध्यान से सुनना, जनरली आप जो बिल्डिंग है उसको छोटा ही लेके चलना और टावर को बड़ा लेके चलना। तो हमारे पास एक बिल्डिंग ए बी है और एक पी क्यू टावर है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो टॉप है, बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कितना गिवन है? 30 डिग्री। और उसके अलावा जो अपना टावर है, टावर का जो टॉप है, टावर के टॉप का बिल्डिंग्स के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 60 डिग्री। अब दूसरा दिमाग ये लगाओ भैया, जब एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री जो ज़्यादा गिवन है, ज़्यादा गिवन मतलब जो अपना टावर होगा वो बड़ा होगा, टावर बड़ा होगा तभी तो आप अगर उसके बॉटम से अगर आप उसका टॉप को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमें अपनी नेक को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, है ना। और जो अपना बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो टॉप है, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, तो 30 कम है, 60 ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा के थोड़ा अपनी फिगर को ठीक बना सकते हैं कि भैया जो अपना एंगल है बिल्डिंग का वो कम है टावर वाले एंगल से। टावर का एंगल बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है? 60 डिग्री, जो कि ज़्यादा है 30 डिग्री से। तो यहाँ से दिमाग लगा के समझ जाना कि जो अपनी बिल्डिंग है वो कम है, जो टावर है उसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना भाई। कई बार ऐसा होता है, इसको हम टावर मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे? बिल्डिंग, तो थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो जाता है मामला, है ना। चलो फिर भी आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको कि भैया जो हमारा टावर है वो बड़ा है। अगर आप फिगर भी गलत बना दोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा सोल्व करने के बाद। सॉल्यूशन देखो, हमने लिख दिया है ए बी अपनी बिल्डिंग है और पी क्यू अपना टावर है। बिल्डिंग ए बी इस वजह से मानी है छोटी क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल पी क्यू बी ट्राइंगल लिया। पी क्यू बी ट्राइंगल में हमने वही अपना tan 60 डिग्री लगाया, ये रहा 60 डिग्री। tan 60 बोले तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड विच इज़ 50 डिवाइडेड बाय बेस कितना है सर? बी क्यू। tan 60 सर √3 आ जाता है इज इक्वल टू 50 बटे बी क्यू यहाँ पे लेके जाएंगे, √3 नीचे लेके आएंगे, बी क्यू की वैल्यू बन जाएगी 50 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 50 √3 बटे 3। ठीक है, ये तो अपना बी क्यू हो गया। अब आप ए क्यू बी ट्राइंगल में देखो, क्योंकि हमें तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी। तो इन ट्राइंगल ए बी क्यू दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल का यूज़ करना है। tan 30 डिग्री लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये 30 है ना,
tan 30 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है ए बी। बेस कितना है सर, बेस तो क्यू बी है और क्यू बी की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, एक बार लिख दो बी क्यू। यहाँ ध्यान से देखो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू ए बी सर हमें निकालना है डिवाइडेड बाई बी क्यू हमने अभी अभी निकाला है, विच इज इक्वल टू 50√3/3, तो 50√3 अपॉन 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा भाई, ये रहा √3 से √3 गायब, यहाँ पे बचा है 1 इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 50 को यहाँ पे लेके आओ 50 इज इक्वल टू 3 को डिवाइड में लेके जाओ, देखो 50 जाएगा मल्टीप्लाई में 1 की, तो 1 मल्टीप्लाई 50, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ए बी। ये अपनी हाइट हो गई बिल्डिंग का, मीटर में होगा, ठीक है मीटर। बस इतना ही कैलकुलेट करना था। ये तो सबसे आसान सवाल है, थोड़ा फिगर बनाने में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, फिगर ध्यान से बनाना, उसके बाद ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में tan लगा देना, अपना काम बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। चले भाई, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर, और क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से है कि आपके पास 2 पोल हैं और दोनों की हाइट इक्वल है। इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन में, अच्छा है। 2 पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है, एक पोल ए बी है, एक पोल पी क्यू हमने मान लिया है, और दोनों की हाइट इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बोला है कि ग्राउंड, देखो ए बी और पी क्यू दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। मैं एक बार क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, बुक इधर ही लेके आते हैं, थोड़ा पास कर लेते हैं। 2 poles of equal height are standing opposite of each other either side on the road। ये हमारी रोड है। अब समझो, बात को समझो भैया, ये देखो, ये कैसे समझाऊं तुम्हें, देखो ये जैसे ये अपनी रोड आ रही है, तो रोड का एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा, बीच में ये रोड है, तो रोड आगे की तरफ जा रही है, तो रोड के इस तरफ और इस तरफ 2 पोल इक्वल हाइट के ऐसे खड़े हैं, ठीक है। रोड आगे की तरफ, देखो रोड आपकी तरफ जा रही है, बात समझ रहे हैं ना, रोड आपकी तरफ जा रही है, एक तरफ ये वाला पोल है, एक तरफ ये वाला पोल है, दोनों तरफ 2 पोल हो गए, और रोड के जो रोड का विड्थ है, रोड का जो चौड़ाई है, या फिर ये वाला पोल और ये वाले पोल के बीच की डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। समझ गए ना आप। देखो ये वाला पोल दोनों के बीच का डिस्टेंस का मतलब हुआ रोड का जो विड्थ आपको गिवन है, और वो कितना गिवन है 80 मीटर। 80 गिवन है क्या, हाँ 80 मीटर वाइड रोड। देखो रोड है, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, तो रोड कितना मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, तो 80 मीटर वाइड बोले तो भैया ये वाला पोल के बीच के डिस्टेंस 80 मीटर वाइड। उसके अलावा उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड के बीच में कोई पॉइंट लो। देखो रोड के बीच में बोला, इसका मतलब ये बिटवीन है, बिटवीन मिडल नहीं है। मिडल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम उसके मिड पॉइंट पे जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना, नहीं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो कोई पॉइंट से गिवन है, और वो पॉइंट ये रोड के बीच में है। समझ गए क्या, बीच बोले तो कहीं पे भी, मिड पॉइंट पे नहीं, बिटवीन द रोड, ये वाली बात समझ में आई। और एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो भैया जो 60 डिग्री है, एक मिनट बच्चों, चलिए देखो, एक एंगल 60 है, एक एंगल 30 है। जो एंगल 60 है, इस बात का मतलब वो वाला पॉइंट थोड़ा पास होगा उसी वाले पोल के। हमने आपको बताया था, आप बिल्डिंग या पोल के जितना पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही इंक्रीज होगा। तो ये वाला पॉइंट ये वाले पोल से दूर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 कम लिया है। ये वाला पॉइंट ये वाले पोल के पास है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हमने ज़्यादा लिया है। समझ गए आप लोग, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल की हाइट कैलकुलेट करनी है और ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि पोल से कितनी दूर है। ये वाले पोल से और ये वाले पोल से, दोनों पोल से हम बता देंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखना क्या है सर, 2 ट्रायंगल बन गए, एक ये रे, एक ये रे। अब खुद कर लेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ओ। ए बी ओ ट्रायंगल में ध्यान से देखो सर, ए बी ओ ट्रायंगल में हम यूज़ कर सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस अपना बी ओ। 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बेस अपना बी ओ। tan 60 सर √3 होता है।
ए बी सर हमें नहीं पता। बी ओ सर, बी ओ को थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, कैसे भैया, अगर मैं ये वाला x कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला ओ क्यू हमने x कंसिडर किया, तो अगर हम ओ क्यू को x कंसिडर कर लेते हैं तो बी ओ कितना आ जाएगा भैया, टोटल 80 है, 80 में से ओ क्यू उधर वाला माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 80 माइनस एक्स। समझ गए क्या? तो बी ओ कितना आ गया, ये बी है, तो बी ओ हमारा आ गया सर 80 माइनस एक्स। तो बी ओ की जगह रख सकते हैं 80 माइनस एक्स। इसको उधर लेके जाओ, √3 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी। ये अपनी ए बी की वैल्यू आ चुकी है। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है तो भैया एक्स को ढूंढ के निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल में हम यूज़ कर सकते हैं tan 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू डिवाइडेड बाय बेस ओ क्यू। समझ में आ रही है ना बात? ये वाला ट्रायंगल में tan 30 लगाया है, परपेंडिकुलर पी क्यू बेस ओ क्यू। tan 30 की वैल्यू सर होती है 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू। सर पी क्यू का मतलब ए बी है, तो पी क्यू ए बी दोनों बराबर हैं क्योंकि पोल का हाइट सेम गिवन है, तो पी क्यू की जगह पर ए बी रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ क्यू हमें पता है कि हाँ जी ओ क्यू हमने एक्स माना है, तो ओ क्यू कितना है एक्स को यहाँ पे लेके जाएंगे, एक्स √3 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ए बी √3 आ जाएगा। तो भैया एक्स की वैल्यू आ गई है ए बी √3। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है ए बी √3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है भाई ए बी √3। बस अभी सिंपल है, x की वैल्यू ए बी √3 यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखेंगे, ए बी अपना कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? जल्दी बताओ। चलो, x हमारा वेरिएबल था ना, x हमारा वेरिएबल हमें नहीं पता था कितना है, और अगर x की वैल्यू हमें पता लग जाए तो काम बन जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? x की वैल्यू हमने निकाल ली, अब इसको ही सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे रखो और वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो।